भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र में सुधारों की आवश्यकता, साइंस टेक्नोलॉजी के तहत। ध्यान से सुनिएगा। देखो, जिस तरीके से हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही है, हम में से अधिकतर लोग अब डिजिटल रूप में ही पैसों का भुगतान करने लगे हैं। हम में से अधिकतर लोग अब डिजिटल रूप में ही अधिकतर सेवाएं भी प्राप्त कर रहे हैं। कोचिंग क्लास हो, इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, अधिकतर चीजें डिजिटलाइज होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी यदि हमने डिजिटल में सुरक्षा की कोताही बरती तो भयानक परिणाम आ सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द हिंदू में आया था, इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेस। देखो, साइबर अपराध से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे देश में या किसी भी देश में 3 सेनाओं के बाद एक चौथी सेना की कल्पना की जा रही है, जैसे कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना। अब बातचीत चल रही है साइबर सेना की। रखने पड़ेंगे आने वाले टाइम में साइबर सेना या डिजिटल सेना, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि अधिकतर विकसित देश अपने जवानों से युद्ध लड़ेंगे, बल्कि वे युद्ध लड़ेंगे डिजिटल रूप में। भाई मुझे एक बात बताओ, जो सारा सिस्टम चल रहा है वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। इमेजिन करते, एक पल के लिए मान के चलते कि अगर किसी देश के पूरे सैटेलाइट और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया जाए, आपको लगता है कि वो अपनी नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना को भी मैसेज भेज पाएगा? आपको सबसे अचरज होगा कि इतनी सेना वही की वही खड़ी रहेगी, और आदेश अगर भेजे भी जाएंगे तो सोचो कैसे होंगे। सोचिए, टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहे, इमेजिन करिए। एडिटोरियल का मतलब होता है किसी विषय पर लेखक के द्वारा विस्तार से कही गई बात। इमेजिन करिए, केवल इतना सा ही सोचिए कि केवल और केवल किसी देश के मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप करेंगे क्या? और जो दूर संचार वाले पुलिस के पास फोन होते हैं, सैटेलाइट वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग भयानक तरीके से घिर जाएंगे। यहां तक कि हमारी जो यातायात की सेवाएं हैं, रेलवे सेवाएं हैं, हवाई जहाज की सेवाएं हैं, आप समझ नहीं सकते कि कितना भयानक परिणाम आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है अभी से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। पहले साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है। मतलब साइबर अपराध और कुछ नहीं है, डिजिटल रूप से जब कोई किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है या डिजिटल रूप में जब वो कानून के खिलाफ जाता है तो उसको कहते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध का वर्गीकरण, साइबर क्राइम कई टाइप के हैं। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार अपराध की श्रेणी को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वह अपराध जिन्हें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है, जैसे हैकिंग, वायरस। दूसरा वह अपराध जिसमें कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि सम्मिलित है। तो पहला तो होता है जिसमें कि आपको वायरस या फिर किसी भी प्रकार के अपने कंप्यूटर में हैकिंग के चांसेस लगते हैं, लेकिन दूसरा जिसमें साइबर टेररिज्म मतलब डिजिटल रूप से डराया धमकाया जाता है, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी, इस तरीके की चीजें। यदि व्यक्ति के विरुद्ध साइबर अपराध है तो साइबर स्टॉकिंग, जैसे कि पीछा करना। कई सारे लाल लाली मैंने देखा है कि परेशान है साइबर स्टॉकिंग से, कंटिन्यूअसली टेलीग्राम पर उन्हें मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना और उनको अपने नंबर शेयर करने के लिए मोटिवेट करना या दबाव डालना, डराना, धमकाना, कंटिन्यूअसली उनको फॉलो करना। आप देखते होंगे कि हमारी क्लास में भी कुछ लाल कंटिन्यूअसली लालियों को स्टॉकिंग करते हैं, कानूनी अपराध है वो।
संपत्ति के विरुद्ध अपराध मतलब आपके जो भी कंप्यूटर है उसको हैक कर दिया गया। और सरकार के विरुद्ध अपराध, सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक करके जानकारी निकाली गई। साइबर क्राइम 5 तरीकों से देखना कितने परसेंटेज किसमें आते हैं, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मालवेयर, मालवेयर मतलब एक तरीके से आपको एक मेल भेजा जाता है, वायरस से भी खतरनाक होता है, थोड़ा सा ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर होता है स्पीयर फिशिंग, मतलब आपको कहा जाएगा कि यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतना प्राइस मिलेगा। डिनायल ऑफ सर्विस, सीधा मतलब आपको सीधा आपने कोई टिकट बुक किया था और लिख दिया जाता है कि टिकट कैंसिल, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ बताया जा रहा है। रेनसमवेयर, ये मालवेयर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और सोशल इंजीनियरिंग मतलब होता है कि एक तरीके से सोशल साइट पर आपको स्टॉकिंग करना, पीछा करना। ये ग्रोथ की बात है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या, साइबर सुरक्षा उल्लंघन के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे संवेदनशील देश है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, 5वां सबसे संवेदनशील देश है, मतलब जहां पर हर मतलब हम कह सकते हैं कि टॉप 4 कंट्रीज के बाद भारत में सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। चिंता का विषय है। भारत में 2019 के दौरान प्रत्येक 5 मिनट में कम से कम एक साइबर क्राइम की घटना दर्ज की गई, बहुत भयानक, जिसमें वानाक्राई, पेट्या, रेनसमवेयर जैसे अत्याधिक जटिल साइबर हमले भी थे। ये सब वायरस है, मतलब एक तरीके से। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में रजिस्टर्ड साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि हुई। साइबर अपराध के कारण है इंटरनेट का बढ़ता दायरा। पहले इंटरनेट कुछ शहरों तक थे, फिर सभी शहरों तक हुए, अब पूरे गांवों तक हो रहे हैं। तो इंटरनेट का दायरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी है सावधानियां। डिजिटल जागरूकता की कमी, आज भी कई सारे लोगों के पास मैसेज आता है कि आपकी कार खुल गई है, आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करिए। बेचारे कई गरीब लोग 10,000 रुपए डिपॉजिट करने लग जाते हैं। प्रभावी कानून, हमारे देश में अभी भी आईटी एक्ट 2000 का चल रहा है और अब नए आईटी एक्ट की जरूरत है। हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 में बना था, जो 2002 से क्रियान्वयन चल रहा है उसका। अब जरूरत है आईटी एक्ट का नया। भाई 22 साल हो गए, कानून को सुधारे और अपडेट करिए। 22 साल पहले कितना इंटरनेट था? मुझे एक बात बताइए कि 22 साल पहले कितना इंटरनेट था, कितने लोगों तक कंप्यूटर थे, कितने लोगों के पास सूचनाएं पहुंचती थी? आज का कंप्यूटर का युग और 22 साल पहले के कंप्यूटर युग में बहुत परिवर्तन आ गया है। इसकी रिपोर्ट की जा सकती है, इन आईटी सेल में एक रिपोर्ट की जाती है, इसके अलग पुलिस स्टेशन होते हैं। तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों की कमी, साइबर क्राइम का दायरा बहुत बड़ा है। साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली, अभी जैसे लाली कमेंट्स कर रही थी कि इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, तो अभी कई लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है। भारत के लिए साइबर सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, हर चीज को डिजिटलाइज कर रही है, तो सरकार को जरूरी है कि सुरक्षा बेहतर करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ता दायरा, साइबर सुरक्षा उल्लंघन के मामले में भारत विश्व का 5वां देश है, इसलिए साइबर सुरक्षा जरूरी है। साइबर हमलों से होने वाली अनुमानित हानि 6 अरब डॉलर है। निरंतर ऑनलाइन कारोबार और लेन देन में वृद्धि हो रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों में वैश्विक समुदाय के समक्ष जलवायु परिवर्तन, बढ़ता सामाजिक विभाजन और साइबर अपराध को प्रमुख खतरों के रूप में चिन्हित किया है। मतलब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो आई थी, नए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक एक संस्था है, उसने कहा था कि आने वाले 10 वर्षों में इस दुनिया में 3 समस्याएं बढ़ेगी।
पहला कि सामाजिक समुदायों के बीच में अलगाव बढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी तीव्र होगा। और तीसरा, साइबर क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्रणाली पर निर्भरता बढ़ी है, किंतु इस संबंध में सरकारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले कई वर्षों से लगातार डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डिजिटल उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, डिजिटल पहुंच बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सरकार के कदम उतने कठोर और मजबूत नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, अभी जो लाली पूछ रही थी कहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो एक वेबसाइट है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर क्राइम के लिए 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद और दंड का प्रावधान है, मतलब पेनल्टी। साइबर खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, याद रखना है लाल लालियो, 2000 में आईटी कानून आया, 2013 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई, जिसमें देश की साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए प्रमुख रणनीतियों को अपनाने की बात कही गई। इस नीति के तहत देश में 24 घंटे काम करने वाला नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना शामिल है, जो देश में महत्वपूर्ण सूचना तंत्र के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सरकार के द्वारा कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट की स्थापना भी की गई, जो हमारे देश में साइबर हमलों के लिए सबसे पहली मतलब जांच करने वाली संस्था है। यही चौथी सेना बनेगी आने वाले टाइम में। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता का कार्यक्रम भी लाया। अंतर एजेंसियां, हमारे देश की कई सारी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, देखना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन का नाम है I4C। I का मतलब इंडियन और 4 बार C, 1 2 3 4, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। ये भी हमारे देश में बेहतर किया गया है ताकि सभी चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन मजबूत होना चाहिए। भारत में साइबर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों में क्षमता निर्माण करने और साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया गया। 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ये है वेबसाइट जो लाल लाली पूछ रहे थे, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको जाकर शिकायत कर सकते हैं। अब तक देश भर में 8000 पुलिस स्टेशनों को इससे जोड़ा जा चुका है। www.cybercrime.gov.in यह एक नागरिक केंद्रित पहल है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक को साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग करने हेतु लॉन्च किया गया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी रिसर्च और विकास केंद्र है। साइबर सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी संवर्धन के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग में सक्षमता प्रदान करता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है हमें, जिन्हें कंप्यूटर नॉलेज आता हो अच्छी तरह से, जो हैकिंग करना जानते हो, लीगल, जिनके पास कंप्यूटर से जुड़े हुए विशेषज्ञ ज्ञान हो। यह सक्रिय रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीक युक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी केंद्र है। साइबर डोम बड़ा फेमस है, ये केरल का कार्यक्रम, जहां पर बहुत अच्छी तरह से टेक्निकली चीजें जुड़ती हैं और लोग, प्राइवेट और सरकारी लोग मिलकर ऐसी प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। साइबर डोम ने साइबर निगरानी उपकरण का
विकास किया जो औद्योगिक जासूसी के जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगा, जिससे उन्हें अपराधी घोषित किया जा सकेगा। देश के गृह मंत्री ने नई दिल्ली में जनवरी 2020 को आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के द्वारा देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। दिल्ली में हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 तैयार की जाएगी, जिसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। तो थोड़ा सा सीक्वेंस पर आते हैं ताकि पता चले क्या क्या चीजें हुई हैं। आईटी कानून, आईटी अधिनियम इसके बारे में आया है 2000 में। फिर इसके बाद आईटी पॉलिसी 2013। अब नई पॉलिसी की बातचीत चल रही है कि नई पॉलिसी आनी चाहिए जल्द ही 2022, और आनी भी चाहिए क्योंकि 9 साल हो गए, दुनिया बदल चुकी है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे सेंटर भी हैं, जरा एक नजर उन पर भी डालते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सर्ट इन है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है। फिर हमारे देश में जो है www.cybercrime.gov.in I4C भी आ गया है। साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर डोम, साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर डोम, केरल का साइबर डोम। तो हमारे यहाँ पर कदम क्या क्या उठाए गए वो भी थोड़ा देखना जरूरी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वित केंद्र, ये सब रटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप साइबर सिक्योरिटी समझाने जाओगे तो केवल बातें थोड़ी करोगे कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों को करने दो, ट्विटर के लोगों को करने दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों को करने दो, फेसबुक वालों को करने दो। आप तो फैक्ट पर गौर करो। तो इतना सरकार कर रही है, ये हमारे पास डाटा होना चाहिए कि इतनी चीजें हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी के लिए हैं। सवाल यूपीएससी पूछ सकती है कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए कदमों की चर्चा कीजिए। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इतने कदमों की चर्चाएं करने की बातचीत चल रही है। क्या समाधान होना चाहिए? अर्न्स्ट एंड यंग रिपोर्ट, भारत को कानूनी एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग के संयुक्त प्रयासों से एक मजबूत साइबर अपराध प्रबंधन तंत्र विकसित करना चाहिए। हमें एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहिए कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक स्पेशल टाइप के पुलिस स्टेशन होने चाहिए, उनके लिए अलग से पुलिस होनी चाहिए, और उसके लिए एक अलग से विशेषज्ञों की समिति होनी चाहिए, रिसर्च सेंटर होने चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो ऐसे मसलों पर हमारी मदद कर सके। साइबर अपराध प्रबंधन पर एक मजबूत राष्ट्रीय रोडमैप तैयार कर कानून को लागू करने वाली अहम एजेंसियों को और मजबूत करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को देखने वाले मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ना चाहिए ताकि मंत्रालय भी एक दूसरे के साथ मदद कर सके। साइबर सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा बजटीय आवंटन जरूरी है। युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विषय के तौर पर विश्वविद्यालय पर साइबर सुरक्षा पढ़ानी अनिवार्य की जानी चाहिए। 2021 यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा की। जब रक्षात्मक उपाय आपको मैंने जी भर के लिखवा दिए। सर्ट इन भारत ने बनाया है, सिस्टम भारत के अंतर्गत अब कई सारे बन चुके हैं, एक वेबसाइट बनाई गई है जहां सारी चीजें एक साथ होती हैं, पॉलिसी बनाई गई है। तो अब लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब बढ़िया से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यूपीएससी 2020 मेंस जीएस पेपर 3 में साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार और इसके खतरों से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। तो साइबर अपराध को आप लोगों के वर्गीकृत करके भी दिखा दिया मैंने। साथ ही साथ आवश्यक उपाय की विवेचना, एक बढ़िया सवाल 10 नंबर का 150 शब्दों का। 2017 साइबर आक्रमण के संभावित खतरे उन्हें रोकने की सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। देख लीजिए 2017 में भी सवाल आया है। 2017 में भी सवाल 3 सवाल आ गए हैं साइबर सुरक्षा पर। मतलब आज की क्लास बहुत अद्भुत है। हमारी टीम प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें।